जून के महीने में दरोगा साहब ट्रैफिक पुलिस में अपने सिपाहियों के साथ में एक चौराहे पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जून का महीना था, तपती दोपहरी थी। चौराहे पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो छाँव में बैठ जाते हैं सभी लोग। और फिर दरोगा साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि भाई बहुत तेज़ भूख लगी है, आसपास से कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो तो देख लाओ। तो एक कांस्टेबल जाता है और पास में से ही एक ठेला लगा हुआ था, उस ठेले से वो 20 कचौड़ी और 2 किलो जलेबी ले आता है। लाने के बाद में दरोगा साहब को देता है और बाकी सिपाहियों को देता है। दरोगा साहब खाते हैं तो कहते हैं कि बड़ी स्वादिष्ट जलेबियां हैं, बड़ी स्वादिष्ट कचौड़ियां हैं, बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी है, मज़ा आ गया खा करके। कहाँ से लेकर आए हो तुम इन सब अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे आइटमों को? कांस्टेबल बोलता है कि सर बस पास में ही एक महिला है, लेडीज है, ठेला लगा करके अपनी गुजर बसर कर रही है, उसी से लेकर के आया हूँ। मैं भी उसी से खाता हूँ, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट पकवान बनाती है। दरोगा साहब कहते हैं कि स्वादिष्ट हैं, इसीलिए तो मैंने उसकी तारीफ़ की है, फिर कभी खाएंगे, बताना कि वो किस जगह पर कहाँ ठेला लगाती है। कांस्टेबल कहता है कि बिल्कुल सर बताऊंगा, चलना आपको वहाँ लेकर चलूँगा। दोस्तों अब ऐसे ही समय गुजर जाता है, फिर 4-6 दिन गुजर जाते हैं। 4-6 दिन गुजरने के बाद में उसी चौराहे पर दरोगा साहब की जॉब वहीं पर लगती है, ड्यूटी तैनात होती है। अब जो कांस्टेबल था वो वहाँ नहीं था, उन्हें भूख लगती है तो वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जिस दिन जो कांस्टेबल वहाँ से उस महिला से रेहड़ी वाली से सामान लेकर आया था, क्या तुमने वो जगह देखी है? तो सभी कांस्टेबल मना कर देते हैं, सर हमने नहीं देखी है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं ही देख करके आता हूँ। अब दरोगा साहब खुद ही निकल जाते हैं, अपनी जीप में बैठ कर के खुद ही चलाने लगते हैं और घूमते घूमते उस ठेले वाले को खोजते खोजते वहीं पहुंच जाते हैं। ठेले पर लिखा हुआ था सरस्वती कचौड़ी वाली। और जैसे ही वो नाम देखते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं। फिर नज़दीक से निगाह करके उस महिला को देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों वो अपनी जीप को तुरंत ही वापस मोड़ लेते हैं और अपनी जहाँ पर ड्यूटी तैनात थी वहीं आ जाते हैं। अब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये वहाँ पर पहुँची कैसे। अब दोस्तों दरोगा साहब आखिर क्यों सोच में पड़े थे, जानेंगे इस कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो कचौड़ी वाली जलेबी वाली महिला थी, ये कोई और नहीं थी बल्कि इन दरोगा साहब की तलाकशुदा पत्नी सरस्वती थी। जब दरोगा साहब ने इस महिला को देखा तो इन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए और तुरंत ही जहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर चले आए। अगले दिन जब सुबह का समय हुआ तो इन्होंने उस कांस्टेबल को बुलाया जो कि वहाँ कचौड़ी खाया करता था, और उससे कहा कि तुम उस कचौड़ी वाली महिला को इस थाने में लेकर के आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अब कांस्टेबल दरोगा साहब से कहता है कि सर ऐसी क्या बात है, क्या कुछ गड़बड़ी है? दरोगा साहब कहते हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बस तुम उस महिला को मेरे पास में बुला करके लेके आओ। कांस्टेबल कहता है कि ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। अब कांस्टेबल उस सरस्वती के पास में जाता है और उससे कहता है कि चलो तुम्हें हमारे साहब ने बुलाया है। महिला डर जाती है, पूछती है कि क्यों बुलाया है सर, मैंने क्या कोई अपराध कर दिया, मैंने क्या कोई गलती कर दी? कांस्टेबल कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने कोई गलती की है या भी नहीं की है, सर ने बुलाया है पुलिस चौकी पर, बस तुम चलो। सरस्वती उस कांस्टेबल के पैरों में गिर जाती है
माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि सर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगी, बंद कर दूंगी। काउंसलर कहता है कि नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस तुम चलो, कोई ज़रूरी बात करनी है। सर को तुम्हारे हाथ की जो पकवान है, कचौड़ी जलेबियाँ हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, शायद इसी मैटर में तुम्हें बुलाया होगा। तो सरस्वती फिर चलने के लिए राज़ी हो जाती है और कांस्टेबल के साथ में पुलिस चौकी में पहुंच जाती है। दरोगा साहब अंदर बैठे थे। सरस्वती पूछती है वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों से कि कहाँ हैं दरोगा साहब। तो कर्मचारी बोलते हैं कि साहब अंदर बैठे हैं और तुम्हें अंदर ही बुलाया है, तुम चले जाओ। सरस्वती अंदर में पहुँचती है, तो अंदर में पहुँचती है जब दरोगा साहब को देखती है तो देखने के बाद में उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जब सरस्वती को पता चलती है कि दरोगा साहब कोई और नहीं है बल्कि उन्हीं के तलाकशुदा पति धीरज हैं, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ऊपर सर से आसमान गायब हो जाता है। दोस्तों, धीरज को देखने के बाद में सरस्वती फूट फूट करके बच्चों की तरह बिलख बिलख करके रोने लगती है। उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। दरोगा साहब अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और उसके पास में आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर सरस्वती तुमने ऐसा क्यों किया था? मेरे पास क्या कमी थी? मुझ में क्या कमी थी? तुमने अपने बच्चे के साथ में ऐसा घातक स्थिति में क्यों लाया? तुमने अपने बच्चे को ऐसा उसके साथ में क्यों किया? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई थी अपने बच्चे के साथ में ऐसा करते हुए? चलो, मैं तो तुम्हारा पति था, तुम अपने पति के साथ में कुछ भी गलत कर सकती हो, लेकिन तुमने अपने बच्चे के साथ में जो किया उसे करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आई थी? जो आंचल बच्चे के लिए सबसे सेफ होता है, सबसे महफूज होता है, उसी आंचल ने अपने एक बेटे की जान ले ली। आखिर तुमने अपने बेटे के साथ में ऐसा क्यों किया था? मुझे सरस्वती बताओ तुम। क्या वो बातें सब झूठ थी कि तुमने अपने बेटे की हत्या की है, या ये सब सच है? दोस्तों, पति दरोगा साहब धीरज जब ऐसी बातों को करते हैं तो सरस्वती की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो रोने लगती है और धीरज के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। धीरज से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ, अपने बेटे की गुनहगार हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये होगा, हमारा आपसे तलाक हो जाएगा और हमारा बेटा इस दुनिया में हमें छोड़कर, आपको छोड़कर के चला जाएगा। मैंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। तो धीरज उससे कहता है कि वही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर तुमने क्या किया था जिससे तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? मुझे तुम बताओ। उस दिन तो मुझे तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला था, मैं बहुत गुस्से में था, घर वाले बहुत गुस्से में था, लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या बात हुई थी? दोस्तों, इसके बाद में सरस्वती फूट फूट करके रोने लगती है और अपने पति को सब कुछ पुरानी बातों को बताने लगती है कि आखिर क्या घटना घटित हुई थी। आज से 4 साल पहले धीरज एक कांस्टेबल था। इसकी पत्नी सरस्वती इससे बेइंतहा प्यार करती थी। इन पर एक 7 साल का लड़का था। धीरज के माता पिता भी थे। धीरज अपने माता पिता के साथ नहीं रहा करता था, तो धीरज का तबादला एक दूसरे शहर में हो जाता है। धीरज फिर अपने माता पिता से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को और बच्चों को अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं वहीं एक रूम रेंट पर ले लूँगा और वहीं पर रहूँगा, बच्चे का भी एडमिशन करा दूँगा किसी न किसी स्कूल में। माता पिता इजाज़त दे देते हैं। अब सरस्वती, उसका बच्चा और धीरज तीनों शहर को छोड़ कर के जहाँ तबादला हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों, अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। 3 महीने का समय वहाँ हो जाता है उसे वहाँ पर ड्यूटी करते करते। तो धीरज की एक कांस्टेबल के साथ में ही दोस्ती हो जाती है, जो कि अच्छा था, देखने में हैंडसम लगता था। दोस्ती इतनी होती है कि वो उसे अपने घर पर, अपने कमरे पर लेकर के आता है और अपनी पत्नी के हाथ का खाना भी खिलाता है, दावत दे देता है। अब दोस्तों, जो दोस्त था वो धीरज से ज़्यादा हैंडसम था, ज़्यादा स्मार्ट था। अब जब वो धीरज की पत्नी को देखता है तो उसका दिल भी धीरज की पत्नी पर आ जाता है।
क्योंकि धीरज की पत्नी बेहद खूबसूरत थी। और जब धीरज की पत्नी भी उस कांस्टेबल को देखती है तो उसके मन में भी कुछ कुछ होने लगता है। शायद धीरज के प्रति जो प्यार था उसकी कमी की शुरुआत अब हो गई थी। जब वो उस कांस्टेबल को देखती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो धीरज से ज़्यादा खूबसूरत था, हैंडसम था, स्मार्ट था। और दोस्तों, सही बात कही है किसी ने कि एक लड़की की पसंद वहीं ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरी बेहतर चीज़ मिल जाती है। जैसे बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, अगर लड़की किसी फूल को तोड़ ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फूल उसके लिए सब कुछ है। आगे चल कर के अगर उसे उससे अच्छा बेहतर फूल मिल जाएगा तो वो उस फूल को फेंक देगी और दूसरे फूल को तोड़ लेगी। और ऐसा ही होता है यहाँ पर धीरज के साथ। जो सरस्वती होती है वो उस कांस्टेबल से प्यार करने लग जाती है और वो कांस्टेबल भी धीरज की पत्नी से प्यार करने लग जाता है। धीरज की पत्नी सरस्वती उस कांस्टेबल के साथ में अपने बच्चे को लेकर के फरार हो जाती है। धीरज सरस्वती को ढूंढता है, अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है, उनसे पूछता है क्या सरस्वती वहाँ पर आई है। माता पिता साफ इनकार कर देते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आई है। अब इस बात को सुन कर के धीरज और ज़्यादा दुखी हो जाता है कि आखिर सरस्वती गई कहाँ है। इससे पहले तो बिना बताई कहीं गई नहीं थी। अब शाम का समय हो जाता है, शाम के समय भी जो सरस्वती थी वो घर पर नहीं आती है और ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपने सहपाठियों से जो कि काम कर रही थी उसके साथ में उनसे बातचीत करता है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी पत्नी नहीं है, मिल रही है, तुम मेरी मदद करो ढूंढवाने में। तो सभी फिर छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद में फिर धीरज को पता चलता है कि साथ में काम करने वाला कांस्टेबल भी नहीं है। फिर वो और लोगों से बातचीत करता है जो पास में पड़ोसी थे। तो पड़ोसी उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ में जो कांस्टेबल था उसके साथ में तुम्हारी पत्नी अपने बच्चे को लेकर के कहीं गई है। बस दोस्तों, इस बात को जब पड़ोसियों के मुंह से सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। और टूटने के बाद में फिर रात भर सोचता रहता है कि आखिर उसकी पत्नी ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया, उस दोस्त ने आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों किया। बस यही सोचता है। सुबह हो जाती है। सुबह जब वो चौकी पर जाता है तो दरोगा साहब से छुट्टी मांगता है। दरोगा साहब उसे 2-4 दिन की छुट्टी दे देते हैं। तो 7 दिन की उसे लीव मिल जाती है। 7 दिन के लिए वो अपने माता पिता के पास अपने गांव में पहुंच जाता है। जब गांव में पहुंचता है तो अपने माता पिता को सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, पत्नी मिल नहीं रही है, मेरे दोस्त के साथ जो कि साथ में ही कांस्टेबल था उसके साथ भाग गई है। तो माता पिता कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पत्नी को यहीं रहने दो, बच्चे को यहीं रहने दो, लेकिन तुमने तो हमारी बातें नहीं मानी। जब बाहर का खाना खाएगी तो सब्जी भी बाहर से ही खाएगी। अब धीरज पछताने लगता है। अब दोस्तों, 4 रोज होते हैं कि 4 दिन गुजरने के बाद में सरस्वती घर लौट आती है और घर लौट आने के बाद में अपने माता पिता से बातचीत करती है। तो जो धीरज था कहता है कि बच्चा कहाँ है। सरस्वती कहती है कि बच्चा नहीं है, वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। बस दोस्तों, इतना सुनता है और इतना सुनने के बाद में पहले तो धीरज उसे पीटता है, फिर माता पिता भी उसे पीटते हैं और बिना पूछे उसे वहाँ से भगा देते हैं। माता पिता कहते हैं कि हवस की आग में तूने अपने बच्चे को ही निगल लिया। जो आंचल सबसे महफूज होता है बच्चे के लिए, उस आंचल ने ही बच्चे की हत्या ले ली, जान ले ली। दोस्तों, ऐसे भाषण को देते हुए सरस्वती को घर से निकाल दिया जाता है। सरस्वती रोती बिलखती हुई वहाँ से चली जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। और जो धीरज होता है ये भी फिर अपना काम धंधा शुरू करता है, अपनी जो कांस्टेबल की जॉब करता था उसे करता है और फिर पढ़ाई लिखाई तेज कर देता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दे देता है और एक दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाता है ट्रैफिक पुलिस में।
दोस्तों इसके बाद में 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल गुजरने के बाद में फिर दोबारा से इन दोनों की भेंट होती है, यानी पति पत्नियों की भेंट होती है। जो सरस्वती होती है ये चौराहे पर ठेला लगा करके अपनी गुजर बसर को कर रही होती है, और जब थाने में इनकी मुलाकात होती है तो फिर पत्नी सब कुछ सच सच बताती है कि ये हुआ था। पति जब पत्नी के मुंह से सुनता है कि बेटे का जो था एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में बच्चा मारा गया था, तो धीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी हवस ने मेरी बेटी की जान ले ली है, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया। मैं पूछना चाहता था आखिर मेरा बेटा इस दुनिया में रहा कैसे नहीं, और मुझे अब वो पता चल गया है, तुम मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ। दोस्तों इतना सुनाने के बाद में और इतना सुनने के बाद में सरस्वती चौकी से वापस अपने ठेले पर आती है और ठेले को बंद करके अपने कमरे पर चले जाती है और उस शहर को छोड़ करके वहाँ से नई जगह पर अपना गुजारा करती है। धीरज भी फिर अपने बेटे की याद में अपनी नौकरी को करता है और फिर वो दूसरी शादी भी नहीं करता है। तो दोस्तों ये थी क्राइम की एक अनोखी कहानी। ये कहानी वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली कहानी थी। ये कहानी सन 2019 की है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ये भी कीजिएगा कि आप कैसी कहानियाँ चाहते हैं। अगर आप जो वर्तमान समय में ये घटनाएं घटित हो रही हैं इस पर कोई कहानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जाने से पहले इस कहानी के साथ साथ आप सभी से केवल एक बात ही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, और जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर विश्वास बना रखा हो उस विश्वास को भी बनाए रखें, उस विश्वास को न तोड़ें। क्योंकि जो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास बना करके रखता है और उस व्यक्ति का वो विश्वास टूटता है तो वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। तो विश्वास को बनाए रखें, अपने भी और उसके भी। धन्यवाद।